हेलो एंड वेलकम टू स्टडी रूम। मैं हूं शिवांगी श्रीवास्तव, आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। तो हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस टाइप की इम्प्रूवमेंट्स की हम बात कर रहे हैं और क्यों हम इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं फूड रिसोर्सेस में। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फूड जो है वो हमारी बॉडी के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो आपको पता है कि हम अगर कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? एनर्जी, है ना। अगर आपके पास एनर्जी होगा तभी आप कुछ काम कर सकते हैं, और वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? जाहिर सी बात है, वो आपको फूड से मिलती है। ठीक, अब जो ये फूड है वो एग्रीकल्चर मतलब वेजिटेरियन भी हो सकता है, नॉन वेजिटेरियन भी हो सकता है। ठीक, तो बेसिक जो चीजें, जो एनर्जी हम जिसकी बात कर रहे हैं, वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में? कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, है ना। तो ये सारा जो मेन जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जब भी हमारे जो हमारा प्लेट होता है खाने का, उसमें सबसे ज्यादा क्वांटिटी में यही तीन चीजें होती हैं ना, राइट। जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो हमारे चपाती या राइस से हमें जो मिलता है। ठीक, प्रोटीन जो पल्सेस मतलब दाल से मिलता है, एंड फैट जो भी ऑयल या घी हम जो यूज करते हैं खाने में, उससे हमें फैट्स मिलता है। तो ये जो तीन चीज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स, वो एनर्जी के लिए इम्पोर्टेंट होती है हमारे बॉडी में। ठीक, और दूसरी क्या चीज है? जो हम वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं उससे हमें मिलता है विटामिन एंड मिनरल्स। अगर हमारी बॉडी में किसी विटामिन की कमी हो जाए, ठीक है, या किसी मिनरल की कमी हो जाए, तो हमारी बॉडी में डिजीज या डिसऑर्डर हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, सी से स्कर्वी होता है, एंड डी की कमी से रिकेट्स जैसे डिजीज हो सकते हैं। तो हमारे फूड में ना कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स का एक बैलेंस होना चाहिए। उसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है, और ये बैलेंस डाइट की वजह से ही हमारी बॉडी क्या करती है? ग्रो करती है, उसमें डेवलपमेंट होता है, हमारी बॉडी को एनफ एनर्जी मिलती है। और ये जो फूड है, आपका सोर्स कुछ भी हो सकता है। आपका सोर्स एग्रीकल्चर भी हो सकता है, आपका सोर्स एनिमल बेस्ड भी हो सकता है। तो हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं कि जो ये सोर्सेज की हम बात कर रहे हैं, आखिर उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जा सके, क्यों इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हमारी कंट्री जो आज फेस कर रही है वो है पॉपुलेशन, है ना। आज हम दुनिया में सेकंड रैंक पर हैं पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें तो। कुछ दिन में हम नंबर 1 पोजीशन पे भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़े तादाद में जो लोग हैं, हर एक लोगों तक फूड को पहुंचाना ये सबसे बड़ा चैलेंज है। हर एक लोगों को फीड करना ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज हमारे गवर्नमेंट की। तो उस चैलेंज को पूरा करने के लिए क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, राइट। हायर प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, इसलिए फूड रिसोर्सेज में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। ठीक है, दूसरी बात क्या है? जो इतनी सारी अब प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है लोग क्या करते हैं? कुछ मिलावट कर रहे हैं। ठीक है, केमिकल का मिलावट होता है, या आमतौर पे भी मिलावट किए जाते हैं, इम्प्योरिटीज ऐड किए जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है? क्वालिटी डिग्रेड होता है। जो खाने की क्वालिटी है, जो फूड की क्वालिटी है, वो क्या होती है? खराब होती जाती है। ठीक, उस क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सारी टेक्निक्स यूज की जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करेंगे अपना चैप्टर। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर हम अपनी कंट्री की बात करें तो सबसे चैलेंजिंग चीज है यहाँ की पॉपुलेशन, यहाँ की जनसंख्या। तो जब हम फूड की बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हर एक इंसान तक फूड पहुंचे। ठीक है, पहली चीज क्या है कि फूड का प्रोडक्शन इतना ज्यादा होगा तभी तो हर एक इंसान तक पहुंचेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगा कि एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन में वृद्धि हो। ठीक, उत्पादन की दक्षता में वृद्धि हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ठीक है,
चलो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया। अब प्रोडक्शन इंक्रीज होने के बाद हर एक इंसान तक वो फूड पहुंचे, चाहे वो शहर में रह रहा हो, चाहे वो गांव में रह रहा हो, चाहे वो छोटे से कस्बे में ही क्यों ना रह रहा हो, लेकिन फूड हर एक इंसान तक पहुंचे, मतलब भोजन की पहुंच या एक्सेस ऑफ फूड। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि चलो फूड की मतलब खाना आप तक पहुंच भी पा रहा है, इनफ क्वांटिटी में भी है, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, तो पर्याप्त मात्रा में आपके पास धन होना चाहिए ताकि आप अनाज खरीद सके। तो तीसरा पॉइंट क्या है कि लोगों को अनाज खरीदने के लिए धन की आवश्यकता भी होती है, इसलिए धन हमारा तीसरा पॉइंट होगा जिस पर ध्यान दिया जाता है। ठीक है। 1960 के अराउंड ना इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था। ठीक, ग्रीन रेवोल्यूशन में डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजी यूज किए गए थे, जिसकी वजह से यील्ड बढ़ी थी, प्रोडक्शन बढ़ा था। ठीक, और जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उसको एक कमर्शियल इंडस्ट्रियल सेक्टर बनाया गया था, जिसकी वजह से हमारे जो इंडिया की इकोनॉमी है जो उससे पहले तक सफर कर रही थी, इकोनॉमी कुछ खासा अच्छी नहीं थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इकोनॉमी में बहुत अच्छा बढ़ोतरी देखने को मिला था। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर कहे जाते हैं वो है MS स्वामीनाथन। ठीक, क्या किया था उन्होंने ना हायर यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए थे। ठीक, टेक्नोलॉजी और मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके उन्होंने पहली बात तो हायर यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए थे। हायर यील्ड वैरायटी सीड्स क्या मतलब, समझिए कि मेरे पास एक खेत का टुकड़ा है जहां मैं 100 kg पहले अनाज उगाती थी, लेकिन उस सीड की मदद से जब मैंने वो सीड बोया तो उस सीड की मदद से जो पहले मैं 100 kg उगा पा रही थी उस छोटे से लैंड एरिया में, अब वहीं पे 150 kg मैं उगा पा रही हूँ। तो वो जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स होती है ना वो क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, किसे, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देती है। ठीक है, और उन्होंने ट्रैक्टर या इरिगेशन फैसिलिटीज को भी ना इंक्रीज किया था, अलग अलग टेक्निक्स यूज किए थे, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। ठीक, उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करना शुरू किया था, पेस्टिसाइड्स का यूज करना शुरू किया था, ताकि जो क्रॉप्स जो डैमेज हो जाती हैं हर्ब्स की वजह से, पेस्ट की वजह से, वो कंट्रोल हो सके। ठीक, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो प्लांट्स को जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उन तक पहुंचाया जा सके, इसलिए केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया गया था। तो ये सारे मॉडर्न टेक्निक्स टेक्नोलॉजी यूज करके ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था, जिसमें क्या हुआ था कि प्रोडक्शन काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई थी क्रॉप्स की, एक तरह से क्रांति आ गई थी उस टाइम पर। और जो इंडस्ट्रियल जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक इंडस्ट्रियल सेक्टर बनता गया धीरे धीरे, जिसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो इम्प्रूव करती गई। ठीक, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो 60 to 70% इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द लोग जो हैं वो क्या है, वो फार्मर्स हैं, वो खेती करते हैं, तो उन तक वो टेक्निक्स पहुंचाई गई थी जिससे उनके जो क्रॉप्स है, उनकी जो अनाज की जो पैदावार है वो बेटर हो पाई, वो इम्प्रूव हो पाई। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद आया व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया गया था। इसमें भी वही मॉडर्न टेक्निक्स यूज करके दूध की जो प्रोडक्शन थी, दूध का जो उत्पादन था उसे बढ़ाया गया था। हालांकि ये जो मॉडर्न टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी की जो हम बात कर रहे हैं, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, जब भी हम कोई केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं ना तो उस टाइम पर वाटर की रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है, मतलब उन्हें या तो उन्हें पानी में घोल कर डाला जाता है। ठीक, इस वजह से क्या होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वाटर है, उसका उपयोग बढ़ जाता है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं ओवर यूटिलाइजेशन की वजह से भी हमारी जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ जाती है। और साथ ही साथ ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है, अल्टीमेटली ये है क्या, ये केमिकल्स हैं। ठीक, तो जब ये पानी में घुलते हैं तो कभी कभी क्या होता है, ये
क्रॉप्स के साथ साथ या मिट्टी के साथ साथ कभी कभी ये पानी में चले जाते हैं ना, वाटर बॉडीज में जाकर मिक्स हो जाते हैं और पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रॉइंग भी होते हैं, ये खतरनाक भी होते हैं। अब हम बात करेंगे कि क्रॉप यील्ड में उन्नति कैसे हो। ठीक है, अब हमें पता है कि जो अनाज होते हैं, जो क्रॉप्स हैं, वो अलग अलग टाइप्स के हैं। ठीक, उन्हें अलग अलग सॉइल की रिक्वायरमेंट है। ठीक, कोई ब्लैक सॉइल में ग्रो करता है, कोई एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। हर एक की न्यूट्रिएंट डिमांड अलग है। ठीक है, सीजनल डिमांड अलग है, कोई विंटर में ग्रो करता है, कोई समर में ग्रो करता है। हर एक को अलग अलग टाइप का टेम्परेचर भी चाहिए होता है, या फिर सनलाइट की इंटेंसिटी भी उन्हें अलग अलग चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर पहली बात तो कि कितने टाइप के फसल होते हैं जो हमारे देश में उगाए जाते हैं। तो सबसे पहला है सीरियल्स, मतलब अनाज। ठीक, जैसे आपका चावल, गेहूं, मक्का या बार्ली हो गया। तो इनको, इससे क्या मिलता है हमें? इनसे मिलता है कार्बोहाइड्रेट। राइट, जो चावल गेहूं है उससे हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। फिर दूसरा कैटेगरी है सीड्स का। अब अगर हम सीड्स कह रहे हैं तो उसके अंदर होता है फैट स्टोर, है ना, ऑयल मिलता है हमें उससे। तो इसमें ग्राउंडनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड, ऐसे इस टाइप की सीड्स आती हैं। फिर तीसरी चीज है पल्सेस। पल्सेस से हमें क्या मिलता है? दाल खाने से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन। तो इनमें मटर, मसूर या जितनी भी टाइप की दाल होती है ना, वो सारी इसमें आएगी। हरे चने। तो ये हो गया हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की हमारी जो पूर्ति है वो इन चीजों से होती है, और ठीक इनकी इनकी पैदावार पे डिपेंड करता है। अब चौथा क्या है? चौथा वेजिटेबल्स हो गए, मसाले हो गए, इनसे हमें विटामिन और मिनरल्स मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी अनाज हैं हमारे देश में उगाए जाते हैं। अब जो ये दूसरा क्लासिफिकेशन है वो डिपेंड करता है कि वो किस सीजन में उगाए जाते हैं। तो आपको पता है कि दो टाइप के होते हैं। कौन सा? एक तो खरीफ ऋतु में उगाने वाला, मतलब खरीफ के सीजन में उगाने, खरीफ सीजनल होता है। एक रबी के ऋतु में उगाने वाला। ठीक है, जो खरीफ ऋतु जिसे हम कह रहे हैं, मतलब ऐसे फसल जो मॉनसून के सीजन में उगाए जाते हैं, मतलब जून से अक्टूबर के बीच में उगाने वाले या बढ़ने वाले को हम खरीफ ऋतु वाले फसल कहते हैं। जैसे कि चावल हो गया, हरा चना, काले चने, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये खरीफ ऋतु के फसल वालों के एग्जाम्पल हैं। दूसरा रबी ऋतु, जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं। ठीक, मतलब नवंबर से अप्रैल तक के बीच में इन्हें बोया और काटा जाता है। ठीक है, और इसके एग्जाम्पल हो गए चना, गेहूं, सरसों, मटर, अलसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज तो आपके लिए क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन क्या है कि अनाज, दाल, फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होता है? तो बताइए क्या प्राप्त होता है? जो अनाज है, मतलब सीरियल्स, और जो दाल है, क्या मिलता है? अनाज से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, राइट। दाल से हमें प्रोटीन मिलता है, और फल सब्जियों से हमें विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है, अब जो हम ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं वो बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंडेंट है, या तीन उनके मेन टारगेट्स होते हैं। वो तीन टारगेट्स क्या है? सबसे पहले क्रॉप की वेराइटी में इम्प्रूवमेंट, है ना, क्रॉप की जो क्वालिटी है उसमें इम्प्रूवमेंट करा जाएगा। दूसरा टारगेट होता है क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज करना, और तीसरा है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। मतलब जो हम, चलो आपने क्रॉप की क्वालिटी इंप्रूव कर दी, आपने प्रोडक्शन भी इंप्रूव कर दिया, लेकिन जब आपने क्रॉप्स को लगाया तो आप देख रहे हैं कि उस पर अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स उन पे अटैक कर रहे हैं, या फिर अलग अलग जो घास होती हैं, जो हर्ब्स होती हैं, वो सारा उनके हिस्से के सारे न्यूट्रिएंट्स वो ले जा रही हैं, है ना। आसपास अनवांटेड प्लांट्स उग गए हैं, हर्ब्स उग गए हैं, जिन्हें हम वीड्स कहते हैं, घास।
वो उग गए, उनसे कैसे बचाया जाए, प्लांट को डिजीज से कैसे बचाया जाए, प्लांट्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे बचाया जाए। या फिर जब हमारे देश में क्या होता है कि एक जगह प्लांट मतलब एक जगह चीजें उगाई जाती हैं, फिर एक जगह से उस चीज को लेके कहीं और जाया जाता है ना, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन होता है। जैसे टमाटर या गेहूं या चावल की खेती होती है ना, जैसे जो चावल है वो साउथ इंडिया में उनकी खेती ज्यादा अच्छी होती है, तो अगर उन्हें नॉर्थ इंडिया तक पहुंचाना है तो पहले तो उन्हें हार्वेस्ट करके स्टोर करना पड़ता है, फिर स्टोर करने के बाद ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस इतने लॉन्गर पीरियड में कहीं वो खराब ना हो जाएं, कहीं उनपे कीड़े ना लग जाएं, कहीं वो सड़ ना जाएं, इसलिए क्या होता है, ये क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट टेक्निक यूज किया गया ताकि हम अपने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक, उन्हें डिजीज से, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, उन्हें पेस्ट से, उन्हें हर्ब से बचाया जा सके, उनका अच्छे से स्टोर किया जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉप की वैरायटी कैसे इंप्रूव की जाए। तो बात है हाइब्रिडाइजेशन। क्या टेक्निक है ये? इसमें क्या करते हैं, सपोज करो आपके पास एक प्लांट है, ठीक, वो प्लांट ऐसा है कि उस पे किसी भी टाइप का अगर इंसेक्ट आ जाए, अटैक कर दे, तो उस प्लांट को कुछ नहीं होता। ठीक, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। ठीक है, और आपके पास दूसरा एक प्लांट है जिसपे किसी भी हर्ब का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि हमारे पास एक तीसरा ऐसा प्लांट हो जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी हो, दोनों कैरेक्टरिस्टिक हो। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक वाले प्लांट के सीड्स को आपस में फ्यूज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आपस में फ्यूज कर देते हैं। ठीक, हमने लिया इसका सीड और लिया इसका सीड, फिर इन्हें आपस में फ्यूज किया, जो एक तीसरा वैरायटी बन जाता है, जो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होगा, जो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी होगा। ठीक, इस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये प्रोसेस एक स्पीसीज के दो वैरायटी में भी हो सकती है, दो अलग अलग स्पीसीज में भी हो सकती है, या दो अलग अलग जीनस वाले प्लांट में भी हो सकती है। ठीक, मतलब ये इंटर वेराइटियल भी हो सकती है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकती है, इंटर जेनेरिक भी हो सकती है। ठीक है, दो अलग अलग कैरेक्टर वाली चीज को आपस में फ्यूज करके एक तीसरा नया प्लांट बना देते हैं। जैसे समझिए, जैसे हमने टमाटो लिया और हमने पोटैटो लिया, ठीक, उन दोनों को आपस में फ्यूज किया और हमारे पास एक तीसरा नया एक स्पीसीज ही तैयार हो गया जिसका नाम है टोमेटो। ठीक जी, बिल्कुल ऐसी स्पीसीज है और ऐसे तैयार की गई है जिसके अंदर दोनों के, टमाटर के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं और आलू के भी कैरेक्टरिस्टिक हैं। उसका नाम है टोमेटो। ठीक, तो ये है हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक। इससे क्या हो रहा है, क्रॉप की क्वालिटी इंक्रीज हो रही है ना, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी बन रहा है, वो हर्बिसाइड टॉलरेंट भी बन रहा है। तो उसमें कुछ अलग से फर्टिलाइजर नहीं डालना पड़ रहा है उस प्लांट को बचाने के लिए, है ना। देखो, और ये टेक्निक्स कैसे करी जाती है, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू करी जाती है। ठीक, मतलब उस इंसेक्ट रेजिस्टेंट की जब हम बात कर रहे थे, तो ऐसा जीन जो ये चीज एक्सप्रेस कर रहा है, वो जीन हम उस प्लांट से ले लेते हैं। फिर जब हर्बिसाइड टॉलरेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसा जीन जो ये हर्बिसाइड टॉलरेंट एक्सप्रेस कर रहा है, वो जीन हम ले लेते हैं, फिर आपस में उन दोनों को फ्यूज कर देते हैं। ठीक, और उस फ्यूजन के बाद जो एक्सप्रेशन होगा, उससे हमारे पास एक नया प्लांट होगा, एक नई वैरायटी तैयार हो जाएगी। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग या जेनेटिक मॉडिफिकेशन कह सकते हैं। ठीक, जैसे ये जो प्लांट है, इसका फ्लावर कौन से कलर का है? येलो कलर का। ठीक, तो इसमें ऐसी जीन डाली गई जो रेड कलर की फ्लावर एक्सप्रेस करती है। ठीक, ये जीन जैसे इस प्लांट के अंदर एंटर हुई ना, तो इसके पास रेड कलर के भी फ्लावर्स आ गए। तो ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक, तो क्रॉप की जो ये वैरायटी इंप्रूवमेंट या जो हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं ना, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू होता है।
चलो आगे बढ़े। दूसरी चीज है हायर यील्ड। ठीक, क्या? हायर यील्ड मतलब प्रोडक्शन इंक्रीज करना। जैसे मैंने कहा था कि हाई यील्ड वैरायटी सीड्स यूज किए जाते हैं, है ना। तो मतलब कि अगर आपके पास, मेरे पास एक छोटा सा लैंड एरिया जहां पहले मैं 100 kg उगा रही थी, अगर मैं वो हायर यील्ड वैरायटी सीड्स लगाऊं तो मैं 150 kg उगा सकती हूँ उस एरिया में। क्या हुआ, मेरा प्रोडक्शन पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हो गया। ठीक, दूसरी चीज इम्प्रूव, क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं हम। ठीक, तीसरी चीज की जैविक तथा अजैविक प्रतिरोधकता, सॉरी, मतलब बायोटिक एंड एबायोटिक रेजिस्टेंट, है ना। जैसे कि अगर हम बायोटिक की बात करें तो मतलब इंसेक्ट से, हर्ब से हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। ठीक, और अगर हम एबायोटिक की बात करें तो फ्लड, जो ये सूखा आता है, उनसे हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक से हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, हम क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, हम उसे बायोटिक या एबायोटिक स्ट्रेस से बचा सकते हैं। चौथी चीज क्या है कि जो वो मैच्योरिटी पीरियड होता है ना किसी भी प्लांट का, जैसे आपने कोई क्रॉप लगाया, ठीक, अब क्रॉप लगाने और हार्वेस्ट करने का जो टाइम होता है उसे कहते हैं मैच्योरिटी पीरियड। तो अगर हम हायर यील्ड वैरायटी सीड्स यूज करते हैं तो ये जो मैच्योरिटी पीरियड है ना वो कम हो जाता है। जैसे पहले अगर उसे 5 महीने लगते थे मैच्योर होने में, तो अब उसे 3.5-4 महीने में वो मैच्योर हो जाता है। तो क्या होगा, आपके पास टाइम बचेगा और उस टाइम का आप यूज कर सकते हैं दूसरा क्रॉप लगाने में। ठीक, तो इससे आपकी क्या इकोनॉमिकल, आपकी फाइनेंशियल हेल्प होगी। क्या होगा, ये आपके आर्थिक दृष्टि के लिए अच्छा होगा। ठीक है, पांचवी चीज है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। ये इम्प्रूवमेंट टेक्निक से वाइडर अडेप्टेबिलिटी हो सकता है क्रॉप का। मतलब ये जो सीजनल वेरिएशंस, जो चेंजेस, मतलब हर एक क्रॉप को अलग कंडीशन चाहिए होता है उगने के लिए, ठीक है, उनकी ग्रोथ के लिए। तो इन टेक्निक से, इन हायर यील्ड वैरायटी सीड्स से क्या होता है, उनमें वाइडर अडेप्टेबिलिटी आ जाएगा। मतलब वो हर कंडीशन में आराम से सरवाइव कर सकेंगे, उगेंगे, तो इसमें इसे हेल्प मिलेगी। लास्ट क्या है कि डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। जैसे मान लो जैसे हमारा सीरियल, अनाज का फसल है, ठीक है, अब हमें तो मतलब होती है उसके ग्रेन से, है ना, उसके जो ये चावल या गेहूं का जो ग्रेन होता है उससे मतलब होता है। हमें तो प्लांट की हाइट से कोई मतलब नहीं है, उसकी पत्तों से कोई मतलब नहीं है। तो हमें नहीं चाहिए कि हमारा प्लांट जो है वो लंबा उगे या फिर बहुत सारे पत्ते आए। अब जाहिर सी बात है कि वो जितना लंबा होगा वो न्यूट्रिशन इतना ही लेगा। ठीक, जितने पत्ते होंगे न्यूट्रिशन वो इतना ही लेगा। तो हमें चाहिए कि वो जो प्लांट है उसकी हाइट छोटी हो, ज्यादा पत्ते वत्ते ना हो, उसमें ग्रेन्स अच्छी आए। ठीक, तो जैसी डिजायर्ड ट्रेट हमें चाहिए, ठीक, वो हम कर सकते हैं इस टेक्निक्स के थ्रू। ठीक है, तो डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट्स हम यूज कर सकते हैं। और उस ट्रेट्स में क्या है, हाइट हम अपनी अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ब्रांचेस अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लीव्स हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज उसके ट्रेट्स में आ जाएंगी। ठीक, तो क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले हायर यील्ड होगा, क्रॉप की क्वालिटी अच्छी होगी, मतलब वैरायटी अच्छा होगा। ठीक, फिर उसकी मैच्योरिटी पीरियड अच्छी हो जाएगी, वाइडर अडेप्टेबिलिटी होगा, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेट होगा, है ना, बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस से वो बचे रहेगा। देखो कितनी सारी हेल्प मिल रही है हमें ये सारी टेक्निक्स या इम्प्रूवमेंट यूटिलाइज करके, इम्प्लीमेंट करके। तो पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन राउंड आ गया आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है कि जब हम बायोटिक या एबायोटिक कारणों की बात कर रहे हैं जो फल के उत्पादन प्रभावित करता है, तो वो कौन से कारण हैं? क्या क्वेश्चन है कि जैविक तथा अजैविक कारक किस प्रकार फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं, बताइए।
जैविक की बात करें तो जो हर्ब्स होते हैं या जो हमारे इंसेक्ट्स होंगे वो क्या करेंगे, प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो खुद ले जाएंगे और प्लांट को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। ठीक, तो क्या प्लांट की ग्रोथ होगी, नहीं होगी। ठीक, इंसेक्ट्स क्या करेंगे, वो प्लांट पर ही फीड करते हैं। ठीक, वो क्या करेंगे, प्लांट्स को खोखला बना देते हैं उन पे फीड करते करते, तो क्या होगा, प्लांट्स मर जाते हैं। ठीक है, दूसरी क्या है कि फ्लड और सूखे से बचाया जा सकता है। ठीक, अगर कहीं सूखा पड़ गया तो जाहिर सी बात है पानी की कमी की वजह से प्लांट क्या हो जाएगा, क्रॉप खराब हो जाएंगे हमारे। और अगर पानी बहुत ज्यादा है, ठीक, बाढ़ आ गया है उस रीजन में, तब भी एक्सेस वाटर की वजह से भी हमारा जो क्रॉप है वो खराब हो सकता है। तो इन सारे स्ट्रेस से हमें ये जो टेक्निक्स हैं वो बचाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि फसल सुधार के लिए जो एग्रोनॉमिक जो गुण हैं वो आखिर क्या क्या गुण हैं। तो हमने जैसे बताया कि जो हाइट है वो वो ट्रेट हम यूज कर सकते हैं, ब्रांचिंग का ट्रेट यूज कर सकते हैं, लीव्स जो पैटर्न्स होते हैं उनका ट्रेट हम यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें एग्रोनॉमिक ट्रेट, मतलब आप अपने क्रॉप, एक्चुअली क्रॉप पे डिपेंड करेगा। जैसे मैंने बताया जो सीरियल्स क्रॉप होते हैं, मतलब जो अनाज वाले होते हैं, उनमें हमें उसके ग्रेन से मतलब होता है, राइट, कि हमें सिर्फ और सिर्फ उनके ग्रेन की आवश्यकता है। हम नहीं चाहते कि हमारा जो प्लांट है उसकी हाइट लंबी हो या उसमें बहुत सारे पत्ते आए। ठीक है, जिस सिर्फ हाइट और पत्तों से क्या होगा, वो और इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा, तो हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वो शॉर्ट हाइट का हो। ठीक है, तो ये हमारा डिजायर्ड एग्रोनॉमिक कैरेक्टर हम चाहते हैं अपने प्लांट के अंदर। दूसरी, जैसे हम बात करें फॉडर प्लांट्स की, मतलब जो चारे में खिलाया जाता जो पौधे होते हैं। ठीक, उसमें क्या है, वो पौधे में अच्छे खासे पत्ते होने चाहिए, मतलब वो उसकी हाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक, उनमें कुछ ऐसा, में ग्रेन से तो मतलब होता नहीं है, हमें मतलब होता है उनकी हाइट से। ठीक है, उनके पत्तों से, तो हम क्या चाहते हैं कि उनकी हाइट इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो ये सारी जो ट्रेड्स हैं वो एग्रोनॉमिक ट्रेड्स कहलाती हैं। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं कि अब हम बात करेंगे कि जो ये फसल उत्पादन प्रबंधन है। ठीक, जो ये जैसे कि जो ये न्यूट्रिशन है या फिर जो इरिगेशन फैसिलिटीज है या फिर जो ये आपका क्रॉपिंग पैटर्न होता है, वो किस तरह से हेल्प करती हैं क्रॉप के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषक प्रबंधन की। ठीक, तो पोषक प्रबंधन की बात करते हैं तो जो प्लांट है, प्लांट की जो ग्रोथ होती है, ठीक, वो किस पर डिपेंडेंट होती है, ऑब्वियस सी बात है, न्यूट्रिएंट्स पे। ठीक है, और जो ये न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट तो वो एयर से ले लेता है, जैसे कि जो कार्बन है। ठीक, वो कहाँ से मिल जाता है उसे, कार्बन एंड ऑक्सीजन एयर से मिल जाता है। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन भी उसे वाटर से मिल जाता है। लेकिन जो बाकी बची हुई न्यूट्रिएंट्स है, बाकी बचे हुए इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो उसे कहाँ से मिलेंगे, वो मिलेंगे उसे सॉइल से, है ना, नाइट्रोजन, फास्फोरस, केमिकल, कैल्शियम। ठीक है, ऐसे अन्य न्यूट्रिएंट्स जो रिक्वायर्ड होती है प्लांट की ग्रोथ के लिए, वो प्लांट को कहाँ से मिलेगी, सॉइल से, मिट्टी से मिलेगी। ठीक, तो देखिए हवा से क्या क्या मिलता है उसे, कार्बन और ऑक्सीजन मिल जाएगा, पानी से उसे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिल जाएगा। अब सॉइल से क्या मिलेगा, तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो, दूसरा होता है माइक्रो। अब नाम से ही हमें पता चल रहा है, मैक्रो ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए, जो हाइयर अमाउंट में चाहिए, उन्हें कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, और ऐसे न्यूट्रिएंट जो छोटे अमाउंट में, जो कम अमाउंट में चाहिए होते हैं प्लांट को, वो कहलाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक, आपको ये डिफरेंसेस याद होने चाहिए, आपको इनकी डेफिनेशन भी याद होने चाहिए। तो मैक्रो मतलब ज्यादा, ठीक है, और माइक्रो मतलब छोटे से।
तो जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उन्हें कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जो कम अमाउंट में उन्हें कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें कौन कौन से हो जाएंगे, उसमें नाइट्रोजन होगा, फॉस्फोरस होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम होगा, सल्फर होगा। ठीक, कौन सा होगा, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, मॉलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, क्लोरीन, ये सारे जो हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन आ गया कि जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या हैं। ठीक है, वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट को हायर अमाउंट में चाहिए होते हैं, और उन्हें मैक्रो मतलब बृहत पोषक क्यों कहते हैं, क्योंकि वो हायर अमाउंट में चाहिए होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि पौधे अपना पोषक मतलब न्यूट्रिएंट कैसे प्राप्त करते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि एयर से उन्हें क्या मिल जाता है, एयर से उन्हें मिल जाता है कार्बन, ऑक्सीजन, है ना। वाटर से उन्हें मिल जाता है क्या, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और बाकी सॉइल से उन्हें मिल जाएगा मैक्रो एंड माइक्रो, है ना, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उन्हें सॉइल से मिल जाएगा। ठीक, याद रखिएगा कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं, मिक्स मत कर देना कभी। चलो अब हम ये जो न्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब सॉइल में तो होते ही हैं, तो आपने कभी सुना होगा कि चलो मिट्टी में खाद मिलाते हैं, ठीक है, ताकि क्रॉप को अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल सके, क्रॉप जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो सके। ठीक, तो ऐसे ना दो टाइप के खाद यूज किए जाते हैं, एक तो होता है एकदम ऑर्गेनिक। ठीक, जो ऑर्गेनिक होता है उसे कहते हैं मैन्योर, क्या कहते हैं, मैन्योर। और दूसरा होता है फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर वो क्या होता है, केमिकल से बना होता है। ठीक, जो फर्टिलाइजर होता है ना उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ना क्वांटिटी हाई कर देते हैं, जैसे मान लो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की क्या करते हैं, क्वांटिटी हायर अमाउंट में कर देते हैं। ठीक है, जबकि मैन्योर में ये एक नेचुरल होता है, तो हर एक जो न्यूट्रिएंट होता है वो एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है। ठीक है, अब देखो जो ये मैन्योर, सबसे पहले हम बात करते हैं मैन्योर की। तो मैन्योर जैसे कि मैंने बताया पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। ठीक, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज से, नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलके बना होता है। नेचुरल सब्सटेंसेस मतलब जैसे एनिमल एक्सक्रिएटा या प्लांट डिकम्पोज्ड प्लांट्स, एनिमल्स जो होते हैं, प्लांट्स मेनली वो, या फिर फूड वेस्ट वो यूज किए जाते हैं, सूखे पत्ते, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो मैन्योर जो है वो उसके टाइप्स हैं, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और ग्रीन मैन्योर मतलब हरी खाद। अब कंपोस्ट क्या है, क्या करते हैं, मिट्टी में ना एक गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, अब उस गड्ढे में गीला कचरा जैसे फूड वेस्ट वो डालते हैं, या फिर एनिमल एक्सक्रिएटा वो डालते हैं, फिर उसके ऊपर सूखे पत्ते बिछाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर गीला कचरा डालते हैं, मतलब एनिमल एक्सक्रिएटा या फूड वेस्ट डालेंगे, उसके ऊपर फिर पत्ते बिछाए जाते हैं। तो ऐसे ऑल्टरनेट लेयरिंग करी जाती है। ठीक है, और अंत में क्या करते हैं, उस गड्ढे को ढक देते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर जब कुछ टाइम के बाद वो गड्ढे खोले जाते हैं तो जो भी हमारा जो उसमें वेस्ट डाला हुआ होता है वो पूरी तरह से खाद बन चुका होता है, मैन्योर बन चुका होता है। उसमें ना ह्यूमस क्वांटिटी भी अच्छी होती है। आपको पता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, जो ह्यूमस होता है वो क्या करता है, सॉइल को पोरस बनाता है, एयर और मॉइस्चर, ताकि कंटेंट लॉक हो सके सॉइल के अंदर, राइट। उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट भी कंपोस्ट जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर अर्थवॉर्म डाले जाते हैं। क्या डाले जाते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, वर्मी।
अर्थवर्म डाले जाते हैं तो जो ये प्रोसेस है कंपोस्टिंग का वो क्या होता है, थोड़ा फास्ट हो जाता है, ठीक। और अर्थवर्म सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं और ये प्रोसेस भी फास्ट कर देते हैं, तो इसलिए अर्थवर्म का एडिशन होता है। तो जिसमें अर्थवर्म होगा वो कहेंगे वर्मी कंपोस्ट, जिसमें अर्थवर्म नहीं होगा वो कहलाएगा सिर्फ कंपोस्ट। और तीसरा है ग्रीन मैन्योर। इसमें ना कुछ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ग्वार होता है, इस टाइप के, या फिर जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं ना फलीदार वाले, वो भी लगाए जाते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले जिस जगह पे आपको अपने क्रॉप्स लगाने हैं वहां पे पहले आप ये ग्रीन मैन्योर, जो ये ग्रीन प्लांट्स कहे जा रहे हैं, उन्हें लगा लीजिए, ठीक। वो क्या करेंगे, एक तो वो काफी खुद नाइट्रोजन रिच होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि वो सॉइल की डेप्थ से ना वो न्यूट्रिएंट्स अपने जड़ों से ऊपर लेके आते हैं, सॉइल के ऊपर वाले लेयर पे, ठीक। फिर कुछ दिन बाद उन पे ट्रैक्टर चला दिया जाता है और वो बिछ जाते हैं वहीं पर, ठीक है। और फिर जो भी आपको अपने क्रॉप्स लगाने हैं उसके बाद लगाइए, तो वो ग्रीन मैन्योर की तरह काम करेंगे, ठीक। हरी खाद उन्हें कहते हैं। चलो ये देखिए इस पोर्ट में क्या कर रहे हैं, जो दिखाया जा रहा है आपको कि कैसे जो ये ग्रीन मैन्योर है या जो ग्रीन खाद है वो लगाया जा रहा है, या जो खाद कैसे डाला जा रहा है, किससे बना है, तो ये सारी चीजें डिपिक्ट करने की कोशिश है। चलो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि अर्थवर्म डाले जाते हैं वर्मी कंपोस्ट में, ठीक है। और कंपोस्ट में आप गीला कचरा, घरेलू कचरा मतलब फूड वेस्ट भी यूज कर सकते हैं, सीवेज वेस्ट यूज कर सकते हैं, एनिमल एक्सक्रीएटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। गड्ढे के अंदर हम पहले ये सारे गीले कचरे डालते हैं, आप इस टाइप के सीवेज वेस्ट या फिर जो आपका एनिमल एक्सक्रीएटर है वो डालेंगे। उसके बाद क्या करते हैं आप, सूखा कचरा मतलब जो पत्ते होते हैं हरे सूखे हुए पत्ते वो डालते हैं, ठीक। इस तरह से उनकी ऑल्टरनेट लेयरिंग करते हैं और फिर अंत में गड्ढा ढक देते हैं, और इन सारे प्रोसेस, ये जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है उसे होने देते हैं। तो उसके अंदर जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना वो धीरे धीरे उन्हें डिग्रेड करते जाते हैं, डिकम्पोज करते जाते हैं, और अंत में हमें अपना खाद मिल जाता है, हमें अपना कंपोस्ट मिल जाता है, जो जिसमें अच्छी क्वांटिटी में ह्यूमस होता है, अच्छी क्वांटिटी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और पूरी तरह से केमिकल फ्री होता है, इकोनॉमिकल होता है। आप अपने घरों में भी तैयार कर सकते हैं इसको, ठीक है। और न्यूट्रिएंट की क्वालिटी यूनिफॉर्म होती है, ठीक। यूनिफॉर्म क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स होंगे इसमें, ठीक है। वर्मी कंपोस्टिंग में भी ऐसे ही करते हैं, इसमें सिर्फ अर्थवर्म डाल दिए जाते हैं, और ये जो इनका जो प्रोसेस है थोड़ा फास्टर होता है क्योंकि अर्थवर्म प्रोसेस फास्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हरी खाद के बारे में जैसे मैंने बताया कि आप जो लेग्यूम प्लांट्स होते हैं या फिर सन हेम्प एक प्लांट है, ठीक, ग्वार प्लांट्स जो हैं वो सारे यूज किए जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं ऊपर की तरफ लेकर आते हैं, ठीक। ये खुद भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच होते हैं, ठीक है। अगर आप जैसे मैंने बताया कि इनके ये लगाया उसके बाद इन्हें उखाड़ दो या फिर इनके ऊपर ट्रैक्टर चला दो, तो क्या होता है उसके बाद जो आप क्रॉप्स लगाते हैं ना, तो जो दूसरे जो हमारे मेन क्रॉप्स हैं वो इजीली न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक। लेकिन ये प्लांट्स थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो ये प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली हो सकता है आपके लिए। अब जो दूसरा प्रोसेस है वो है फर्टिलाइजर, ठीक है। अब फर्टिलाइजर क्या है, ठीक, फर्टिलाइजर बना होता है फैक्ट्रीज में, कमर्शियली अवेलेबल होता है, मार्केट में जो अवेलेबल होता है, जिसे इंडस्ट्रीज बनाती है, वो यूज करती है इसमें केमिकल्स, ठीक है। अब जैसे जो मार्केट में जिसकी बात कर रही हूँ ना, मार्केट में ये यूरिया के फॉर्म में या अमोनियम सल्फेट के फॉर्म में पाया जाता है, और क्या करते हैं इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम या फास्फोरस की क्वांटिटी ना इंक्रीज कर देते हैं इसके अंदर, ठीक। तो कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की ही क्वांटिटी इसमें रहती है,
मैन्योर की तरह यूनिफॉर्म क्वांटिटी में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता, कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है। ऑब्वियसली आप मार्केट से जाके खरीद रहे हैं कोई चीज, और मैन्योर में आप खुद बना रहे हैं, ठीक है, या फिर आप जो मैन्योर है वो क्या है, अपने घर का वेस्ट या फिर एनिमल वेस्ट, इन सब चीजों से बना है, तो वो क्या है, वो थोड़ा इकोनॉमिकल है, थोड़ा चीप होता है। लेकिन जो फर्टिलाइजर हुआ है वो थोड़ा कॉस्टली होता है। अक्सर जो फर्टिलाइजर होता है उन्हें ना पानी में घोल कर डाला जाता है, ताकि जो प्लांट है वो इजिली एब्जॉर्ब कर सके। मैन्योर को ना एब्जॉर्ब करने में थोड़ा टाइम लगता है प्लांट्स को। चलो अब देखते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं इन दोनों के बीच, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं। तो पहला डिफरेंस है कि मैन्योर पूरी तरह से ऑर्गेनिक है, इसमें किसी भी तरीके का कोई केमिकल नहीं होता है। फर्टिलाइजर क्या है, केमिकल से बना है, तो ये नॉन ऑर्गेनिक है, ठीक है। मैन्योर प्राकृतिक संसाधनों से मतलब नेचुरल सब्सटेंसेस, नेचुरल रिसोर्सेस यूज करके बनाए जाते हैं, जबकि फर्टिलाइजर केमिकल्स यूज करके बनाए जाते हैं। मैन्योर्स में जो न्यूट्रिएंट है वो अच्छी क्वांटिटी में होता है, ठीक है, मतलब यूनिफॉर्म क्वांटिटी में होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजर में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हाइयर अमाउंट में होते हैं, क्या होते हैं, बड़ी मात्रा में होते हैं, ठीक। मैन्योर जो होता है वो सस्ता होता है, ठीक है, आराम से घरों में या फिर खेतों में तैयार किया जा सकता है। लेकिन फर्टिलाइजर के लिए क्या होता है, एक इंडस्ट्री सेटअप होती है, फैक्ट्री होती है इनकी जो वहीं बनाई जाती है, इसलिए ये महंगे होते हैं, ठीक है। चलो अब जैसा मैंने बताया कि मैन्योर को ना थोड़ा धीरे टाइम लगता है एब्जॉर्ब होने में, लेकिन फर्टिलाइजर को अगर पानी में घोल दिया जाए तो पौधा जो है, जो क्रॉप जो है, उसे आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब मैन्योर में क्या है कि उसे स्टोर करने और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत दिक्कत होती है, ठीक, जबकि फर्टिलाइजर इजीली स्टोर किया जा सकता है, ठीक, इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है।